हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 5वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। आज तुम्हारी अंगुली की चुभन नहीं लग रही थी, कुछ अलग थी। तुम्हारी चुभन को मैं पहचानती हूँ, पर ये अलग सी अनजान सी थी। मैं देख नहीं सकती, तो इसका गलत फायदा मत उठाओ एनी, वरना डॉक्टर से खन्ना से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। सुनकर एनी घबरा गई। वहीं पीछे खड़ा अर्णव भी परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया, फिर एनी की तरफ आंखों से इशारा किया। एनी खुद को सामान्य करते हुए बोली, मैम मैं ही थी, अभी काम करके आई हूँ, देखिए कितना हाथ ठंडा है मेरा। उसने फिर से हल्का सा टच किया तो अंगुली ठंडी लगी। तब अदिति मान तो गई, पर अंदर ही अंदर मन में अभी भी यही हो रहा था कि छुअन कुछ अलग थी। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीतने लगे। अर्णव से जो गलती हुई थी उसका पश्चाताप या करते हुए जो भी था वो पूरा करता रहा। अपने लाइफ में वो कितना भी व्यस्त क्यों ना रहे, एक न एक बार अदिति को देखने या उसके बारे में हालचाल अवश्य पूछता। पर यह बात अदिति को पता नहीं चलने देता। डॉक्टर भी समय समय पर उसके चेकअप के लिए आते रहे, खासकर डॉक्टर खन्ना। पता नहीं एक अलग ही लगाव हो गया था उससे। एक दिन भी मिला बिना नहीं रह पाते, और अर्णव के कहे अनुसार दोनों मिलकर उसके लिए डोनर ढूंढने लगे। 3 महीने के बाद अदिति की दोनों आंखों का आंख का सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो चुका था। आज उसकी आंखों से पट्टी हटनी थी। करीब 3 महीने बाद आज वो एक बार फिर से दुनिया देखती, एक बार फिर जीवन को सुचारू रूप से शुरुआत करती। और अदिति के साथ इसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सिटी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर रही डॉक्टर की टीम के साथ दिन और रात में काम करने वाले नर्स और अर्णव के साथ भीमा भी वहीं मौजूद था। डॉक्टर ने बेहद आराम से जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई और कहा, मिस अदिति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। तब अदिति ने धीरे से आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी नजर सामने अर्णव पर पड़ गई। वो कुछ सोच समझ नहीं पाई, बस उसे एकटक देखती रह गई। 3 महीने के बाद अचानक वो दुनिया देख रही थी तो कुछ देर के लिए मानो पलक झपकाना भूल गई और उस पर नजर जमी रह गई। वहीं अर्णव ने भी जब अदिति को देखा तो चौंक गया। वो बेहद धीरे से बुदबुदाया, दिया। उसकी आंखें बड़ी हो गई, मुंह हल्का खुला रह गया। वो एकटक देखता रह गया। पिछले 3 महीने से लगभग उसे रोज ही मिलने जाता था, लेकिन कभी उसके फेस को गौर से नहीं देखा, ध्यान से नहीं दिया। आज उसने गौर से देखा। एकदम दूध सा गोरा रंग, थोड़ा भरा हुआ बदन, पतली लंबी नाक, गुलाब की पंखुड़ी से कोमल होठ, उस पर ये हल्की नीली आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थी। न चाहते हुए भी दिल में एक हुक सी उठ गई, एक अलग ही एहसास उत्पन्न हो गए। वो दोनों अभी भी एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वहीं डॉक्टर खन्ना भी अवाक थे। ये तो वो पहले से ही अपनी छवि अपनी बेटी जैसी दिखाई थी, लेकिन आज जब उसे हल्की नीली आंखों के साथ देखा तो वो भी चौंक गए। मन में यही बोले, दिया का दूसरा रूप है, मतलब भगवान ने मेरी दिया को वापस भेज दिया। ये मेरी ही दिया है, हाँ मेरी ही बेटी है। अब मैं इसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। सभी डॉक्टर उसे ही देख रहे थे। जब कुछ देर हो गई तब भीमा ने पीछे से चिमटी काटी, क्योंकि सभी की नजर अर्णव और अदिति पर टिकी हुई थी। आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, अच्छे से देख पा रही हैं? अर्णव ने पूछा। था मानो अदिति की तंद्रा भंग हुई और कहा, जी डॉक्टर, और थैंक यू सो मच मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए, मुझे बचाने के लिए। अर्णव ने पहले पूछा तो अदिति ने उसे ही डॉक्टर समझ लिया। उसने कहा, थैंक यू मुझे नहीं, इन सबको कहिए, इन्होंने आपका ट्रीटमेंट किया, खासकर ये डॉक्टर खन्ना को। ओ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आप सभी को, बोलकर उसकी नजरें एक बार फिर अर्णव पर टिक गई। तभी अर्णव के कहने पर भीमा भागकर मिठाई लेकर आ गया और सभी डॉक्टरों के सामने ही अदिति को कहा, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। लेकिन वो जरा सकपका गई, लेने से मना कर दिया तो भीमा ने कहा, खा लीजिए, बहुत मुश्किलों का सामना करके आपने ये जीवन फिर से प्राप्त किया है। आप एक बार फिर से दुनिया देख सकती है, भगवान का प्रसाद है, तो इनकार मत कीजिए। तब तक डॉक्टर खन्ना ने भी कहा तो अदिति ने एक मिठाई का पीस उठा लिया। इसके बाद बाकी सबने भी लिया। तभी एनी एक छोटा सा मिरर लेकर आई। अदिति का चेहरा उसमें दिखाते हुए कहा, देखिए मैम खुद को, आप कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल ही एक प्रिंसेस की तरह। अदिति ने जब खुद को देखा तो चौंक गई और चिल्लाकर आईना फेंक दी, ये तो मैं नहीं हूँ, मेरी आंखें ये नहीं है, मेरी काली आंखें थी, ये नीली है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरी आंखें नहीं है। वो घबराने लगी। तब तक डॉक्टर खन्ना आगे बढ़ा, उसे समझाने लगा, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। बार बार यही बोले जा रही थी, ये मेरी आंखें नहीं है, ये मैं नहीं हूँ।
ये देख अर्नव एक बार फिर आगे बढ़ा और उसके कंधे पर बेहद आराम से हाथ रखते हुए कहा, हाँ मिस अदिति, ये आपकी आंखें नहीं है, पर क्या हो गया, बिना आंखों के रहने से तो अच्छा है ना कि आप दुनिया देख रही है। आप अकेली नहीं, कोई और भी दुनिया देख रहा है इन आंखों के जरिए। कैसे? अदिति ने उसकी तरफ नजर उठाकर देखते हुए पूछा। एक बार उनके बारे में भी तो सोचिए, जिसने आपको आंखें दी है, उसकी भी तो इच्छा होगी कि मेरी आंखें दुनिया देखे, तो आपके जरिए वो भी देख रहे होंगे। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? अर्नव की आवाज में जो शालीनता थी, जो मिठास थी, उसमें अदिति मानो खोस ही गई। वहीं डॉक्टर खन्ना भी चौंक गया कि भला गुंडे का ये कौन सा रूप है? ये क्या दिखावा मात्र है या वाकई इसमें ये अच्छाई है? तभी अर्नव फिर से बोला, आप समझ रही है मेरी बात को? अदिति ने हाँ में सिर हिला दिया और उसके हाथों की छुअन को महसूस करते हुए याद करने लगी। ये छुअन का एहसास मुझे पहले भी हुआ है, कुछ जाना पहचाना सा है। और याद आते ही एक बार फिर अर्नव की तरफ देखने लगी। इधर कानपुर में सीमा जी के गुस्से की सीमा अभी भी कम नहीं हुई थी। एक तो ये लड़की कहाँ भाग गई, कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और अब उसके भागने की वजह से मोहल्ले में उसकी बदनामी भी हुई थी। जो महिलाएं उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी, अदिति को भला बुरा कहती थी, गलत ठहराती थी, अब सभी सीमा पर अंगुली उठाने लगी कि यही बहुत परेशान करती थी। हमेशा डांटती मारती गाली भी देती ही थी, ऊपर से बुड्ढे के संग ब्याह करवा रही थी। ब्याह का समझो बेच ही रही थी, इसीलिए छोड़कर चली गई। अच्छा हुआ भाग गई। वो तो 2-3 औरतें जो पकवान बनाने आई थी और तभी अदिति को डांट रही थी, सीमा के पक्ष ले रही थी। वो भी अब सीमा की ही गलतियां ढूंढ रही थी कि तुमने उसे हमारे सामने इतना सुनाया, भला बुरा, काफिर अकेले में बच्चे के साथ क्या व्यवहार होता होगा। एक तो बचपन में माँ बाप पर गए, उसका सारा जमीन जायदाद ले लिया, ऊपर से घर का सारा काम करने के बावजूद भी हमेशा सुनती ही थी। बेचारी कितना बर्दाश्त करेगी, पल भर में ही सबके सुर बदल गए थे। इन सबकी खींच तो ही, ऊपर से 5 लाख के बदले 7 लाख लौटाना भी पड़ा। अलग बेइज्जती भी की, जाते जाते धमकी भी देकर गया, अगर अपना भला चाहते हो तो, सलामती चाहते हो तो, सुकून से जीवन चाहते हो तो जल्दी से मुझे लड़की ढूंढ कर दो। वो लड़की तो ऐसे गायब हो गई थी मानो जैसे जमीन खा गई हो, आसमान निकल गया। अपने तरीके से हर जगह ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। अब तो महीनों बीत गए थे, कोई उम्मीद भी नहीं थी मिलने की। इधर नीम के कानपुर छोड़ देने की वजह से एक बार फिर निर्मला जी उदास होने और दुखी होने का नाटक कर रही थी और अदिति को भला बुरा कह रही थी। नीति माँ की सब हरकत देख रही थी, सब सुन रही थी और जब नहीं सुना गया तो उसने माँ को टोक दिया। माँ बस कीजिए, कितना दिखावा करेगी, अंदर अंदर तो खुश हो रहे, फिर झूठ का दिखावा क्यों? नीव भाई भी चले गए। धीरे धीरे सब उस बात को भूलने की कोशिश कर रहे, तब जानबूझकर खोद कर क्यों सबको दुखी कर रही हो? क्या दिखाना चाहती हो? एक बात जान लीजिए, जो झूठ रहता है ना, वो हमेशा झूठ ही रहता है। कितना भी दिखावा कर लीजिए, सच नहीं होता। जो सच है एक दिन बाहर निकलता ही है। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या लहजा है मुझसे बात करने का? मुंह बंद रखो अपना। उस कलमुही की वजह से मेरा बेटा अभी भी कितना दुखी है, ना पढ़ाई में मन लग रहा, ना किसी और चीज में। अगर वाकई आप बेटे को खुश देखना चाहती तो फिर आप ऐसा करती ही नहीं। बहुत बदजुबानी कर रही है। क्या किया मैंने? बोल तो जरा, क्या किया? ये आपको जान दे, लेकिन मेरे मुंह से सुनना चाहती है तो सुन लीजिए। आपको अपने बेटे की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, उसकी खुशी, उसकी पसंद, उसके प्रेम को आपने अपने अहंकार के नीचे कुचल दी है। चलिए, भगवान करे सच्चाई भाई को पता न चले, और भगवान करे अदिति जहाँ हो सुखी हो। नहीं सुखी रहेगी, कभी सुखी नहीं रहेगी। मेरे बेटे का दिल दुखाकर भागी है। सुखी रहेगी, मेरा दिल कह रहा है। यहाँ से निकलकर अदिति जरूर और ज्यादा खुश रहेगी, सुखी रहेगी। बोलकर नीति हॉस्पिटल के लिए चली गई। वहीं निर्मला जी बेटी की बात सुनकर अवाक खड़ी रही। वो हिम्मत करम को शब्द बोल तो दिया, लेकिन नीति को बहुत रोना आ रहा था। 3 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन अब तक उसे कोई कॉल मैसेज नहीं मिला। वो कहाँ है, कहाँ नहीं? क्या मैंने उसे यहाँ से भगाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया? उसके साथ कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई? अगर सही सलामत है तो कहाँ है? मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कहा तो था। हाँ, हो सकता है डर रही हो, घबरा रही हो, पर कहाँ है? कम से कम ये तो बता देती। अब मैं कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? हे प्रभु, जहाँ हो उसे सही सलामत रखना, सही राह दिखाना। मन ही मन बोलते हुए और आंसू पोंछते हुए वो हॉस्पिटल चली गई। इधर अदिति एकटक अर्नव की तरफ देखने लगी और याद करने की कोशिश करने लगी। तब तक मिस्टर खन्ना आगे बढ़कर अर्नव का हाथ उसके कंधे से हटा दिया और कहा, बेटा, परेशान होना या घबराने की जरूरत नहीं। भगवान के साथ सबका शुक्रिया अदा कीजिए कि आप एक बार फिर से दुनिया देख रही है। जी डॉक्टर, वैसे क्या अब मैं घर के बाहर निकल सकती हूँ?
नहीं, फिलहाल कुछ दिन और हमारे देख-रेख में आपको रहना पड़ेगा, फिर आप निकल सकती हैं। वैसे बाहर कहाँ निकलना और क्यों? आपके लिए फ्लैट ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो वहीं आराम से रहिए। जी सर, पर अब मैं बाहर निकल कर काम करना चाहती हूँ और अपनी बदौलत रहना चाहती हूँ। आप सभी का एहसान बहुत है, पर अब वो नहीं लेना चाहती मैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको यहीं रुकना है। वहीं खड़ा अर्णव भी सारी बातें सुन रहा था। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया, देखा तो दादाजी कॉल कर रहे थे। उसका फ़ोन देखकर याद आया कि पिछले 1 महीने से वो घर नहीं गया है। अर्णव ने तुरंत डॉक्टर खन्ना से बात कर वहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल गया। साथ में भीमा भी गया। कुछ देर दोनों कार में गुमसुम बैठे थे, फिर भीमा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भाई बहुत मासूम और प्यारी लड़की है। हाँ, तो बहुत अच्छा हुआ कि एक बार फिर से देख सकती है। अर्णव कुछ नहीं बोला, बस हाँ में सिर हिलाकर रह गया। भाई एक बात कहूँ? अर्णव ने हाँ में सिर हिलाया। आपको नहीं लगता कि उसके साथ बीमा की बात पूरी होने से पहले ही अर्नव चिढ़ गया। क्या क्या बोल रहे? जुबान संभाल कर बात करना, कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। अर्नव को लगा शायद भीमा कह रहा है उसे अपनी लाइफ में ले आने के लिए। भाई आप पहले पूरी बात तो सुन लो। हाँ बोलो। भाई मैं बोल रहा था कि आपको नहीं लगता उसके साथ बहुत गलत हुआ है? भले ही धोखे से हुआ, हाँ हुआ, लेकिन अब तो सही भी हो गया ना। अब वो चल भी सकती है, देख भी सकती है, अब अपनी लाइफ अच्छे से शुरू भी कर सकती है। हाँ पर वो अकेली है। हाँ पर आज से नहीं, पहले भी वो अकेली ही थी। पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग। आपने सुना नहीं उसने कहा इस शहर में वो नहीं है। हाँ तो तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, अर्णव ने जरा ऊंची आवाज में कहा। यही कि कहीं उसे जॉब लगवा दो। मुझे नहीं लगता उस घर में वो रहेगी, किसी और पर डिपेंड रहेगी। उसकी बातों से लगा नहीं आपको? वो खुद जॉब ढूंढ लेगी। देखिए बात कीजिए, अगर पढ़ी लिखी है तो अपनी ही कंपनी में कोई पोस्ट दे दीजिए, भला हो जाएगा बेचारी का। बुरा तो आपने ही कर दिया है उसके साथ, एक भला कर दीजिए। भीमा ने अर्णव की आंखों में देखते हुए कहा। सुनकर अर्णव ने उसे घूर कर देखा। मुंह कम चलाओ भीमा, वरना खिड़की खोलकर बाहर फेंक दूंगा यहीं से, अर्णव ने बेहद गुस्से में कहा। सॉरी भाई। तब तक कार सिंघानिया प्लेस में आ चुकी थी। भीमा कार को पार्किंग एरिया में लगाने लगा। अर्णव कार से बाहर निकलकर सीधा दादाजी के कमरे में गया। दादाजी अपने बेड पर लेटे हुए थे। देखने से तो उनकी तबीयत ठीक लग रही थी, फिर भी उसने पूछा, दादू कैसी तबीयत है आपकी? खाना खाए? समय से दवाई ली आपने? मैंने कितनी बार कहा मेरे बारे में चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। ठीक है दादू, बोलिए क्या काम था? क्यों, फिर से कहीं जाना है क्या? नहीं दादू, तो फिर बैठो ना, आते ही ये क्या बात हो गई? क्या काम है? कुछ काम रहेगा तभी तुम्हें बुलाऊं। तुम अपनी दुनिया में इतने बिजी रहते हो कि थोड़ी देर अपने दादा के साथ बिताने के लिए समय नहीं है। नहीं दादू, मैं फिलहाल फ्री हूँ, बोलते हुए अर्णव दादाजी के पास बैठ गया और हौले हौले हौल उनके पैरों को दबाने लगा। देखकर पैर दबाकर सेवा करने के दिखावे में मैं नहीं आने वाला दादू। मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा, बोलिए ना। फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम शादी कर रहे हो या नहीं? दादाजी बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हर बात मेरा जवाब जानते हुए भी। तो तुम भी मेरा जवाब सुन लो, तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला मैं। अपने जीते जी मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट में दान कर दूंगा। जो आपकी इच्छा आप कर सकते हैं। और हाँ, मैं बताना भूल गया, वो गोवा वाला आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी जो जग्गू यानी जयंत ने हथिया लिया था, वो फिर से आपको मिल गया, फिर से आपका हो गया। दादाजी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस इतना कहा, तो तुम शादी नहीं करोगे? नहीं दादू, इसके अलावा और कुछ बोलिए। इसके अलावा क्या? मेरी मौत ही आएगी दादू। मरे आपके दुश्मन, मैं क्यों नहीं? आपको भी जीवित रहना है। किसके लिए? मेरे लिए। तुम्हारे लिए तो जी रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवित रहने के लिए क्या कर रहे हो दादू? आप क्या बच्चों से जिद पकड़ कर बैठे? इसके अलावा और कुछ बोलिए। तुम ये गुंडागर्दी कब छोड़ोगे? जिसने मुझे गुंडा बनने पर मजबूर किया, उसे खत्म ना कर दो तब तक तो शायद नहीं छोड़ूंगा, बोलकर वो उठ गया। तो दादाजी ने फिर रोका नहीं। इसी तरह करीब 2-3 दिन बीत गए। वो एक बार फिर अदिति को देखने गया तो डॉक्टर ने खन्ना ने कहा, मिस्टर अर्णव, ये लड़की पूरी तरह से ठीक है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको जो करना था कर दिया, पर अब आप उससे बिल्कुल दूर रहेंगे, बिल्कुल दूर। आपकी परछाई भी उस पर नहीं पड़नी चाहिए। अब मैं नहीं चाहता वो फिर से किसी मुसीबत में पड़े, और आप भी। अर्णव डॉक्टर खन्ना को गुस्से में देखने लगा। इस तरह देखने की जरूरत नहीं, अब वो मेरी बेटी है, अब उसकी देखभाल अच्छा बुरा जो भी करूंगा मैं करूंगा एक पिता बनकर। शौक से कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर उम्मीद है इस पर एक रिस्पॉन्सिबल बाप बनेंगे। मैं हमेशा से रिस्पॉन्सिबल हूँ, आज से पहले कभी नहीं दिखा रही। तुम जिसके बारे में बात करे उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल था, ये मत भूलो। उस वक्त तुम्हारे साथ थी, तो उसके साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं।
अर्नल चुप रह गया। आया तो बस इसीलिए था कि भीमा कहीं बातें उसे सही लगी, पर अगर वो पढ़ी लिखी है उसे कहीं जॉब लगवा दूं। लेकिन यहाँ मिस्टर खन्ना की बात सुनकर चुपचाप उल्टे पांव लौट आया। इधर अदिति कुछ दिनों तक डॉक्टर की देखरेख में रहने के बाद अब वो बिल्कुल ठीक थी। तब उसने बाहर काम करने की इच्छा जताई तो डॉक्टर खन्ना ने एक बार फिर मना कर दिया। बेटा, आपको काम करने की जरूरत नहीं। आज से आप मेरी बेटी, आप मेरे घर में ही रहिए। आपकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है, मुझे अपना समझिए। मेरी बेटी बनकर। और अपने ये वाक्य सुनकर अदिति को चिढ़ सी हो गई, क्योंकि अब तक के जिए मुझे ये पता है माँ बाप के अलावा अपना कोई नहीं, बिना अपने फायदे की किसी की मदद नहीं कर। अपने चाचा से दोस्त अपने नहीं तो फिर क्यों अपने होंगे? इनसे तो दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं है। अदिति को गुमसुम देखकर मिस्टर खन्ना ने फिर कहा, बेटा आप क्या सोचने लगी? अंकल, आपने कहा इतना अपनापन दिया, आप मुझे बेटी मानते, इसके लिए थैंक यू। मुझे खुशी हुई, पर अपनी लाइफ में अपनी बदौलत जीना चाहती हूँ, अपने दम पर। मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना। ठीक है बेटा, तो आपने क्या पढ़ाई की? आप कोई जॉब कर सकती है तो फिर मैं ट्राई करता हूँ आपको जॉब लगवाने की। सर, मैंने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का एग्जाम दिया और नर्स की ट्रेनिंग भी ली है। तब डॉक्टर खन्ना ने सिटी हॉस्पिटल में उसके लिए नर्स का जॉब दिलाने की कोशिश की, लेकिन ना तो उसके पास कोई सर्टिफिकेट था और ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई थी। इस वजह से उसे जॉब नहीं मिली। तो डॉक्टर खन्ना ने कहा, बेटा उदास मत होइए, मैं कोई ना कोई व्यवस्था आपके लिए जरूर करूंगा, तब तक यहीं रहिए। वो वहां रहने लगी और घर के कामकाज करके क्या शायद अपने तरीके से जॉब भी ढूंढने लगी। उसका कामकाज, उसकी मेहनत और लगन देखकर डॉक्टर खन्ना शॉक्ड हो जाते। उसे देखकर लग रहा था कि वह एक बेहद अनुशासित जीवन जिया है। वो भी इसकी मदद करना चाहते थे, पर फिलहाल कोई ढंग का काम नहीं मिला। इसी बीच मिस्टर खन्ना को अपने काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ा, लेकिन जाते-जाते उन्होंने अदिति के रहने की सारी व्यवस्था कर दी और कहा, मैं वापस आकर आपको जरूर आपके लिए कोई काम देखता हूँ बेटा। अपना घर समझकर ही आप यहीं रहना। मैं यहाँ के सभी सर्वेंट के साथ गार्ड को भी समझा दिया, आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे इस पर कांटेक्ट कीजिएगा। उन्होंने अपना नंबर और एक मोबाइल साथ में अदिति को देते हुए कहा। अदिति ने स्वीकृति से सिर हिला दिया, पर उसके जाने के बाद भी वो अपने तरीके से जॉब ढूंढने लगी। इधर दादाजी अब अपनी हार मान चुके थे। उन्होंने बहुत समझाया अर्नव को शादी के लिए, पर जब तैयार नहीं हुआ तब वो भी अपने जीवन के प्रति थोड़ा लापरवाह से हो गए। यूं तो उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारे कामकाज की देखभाल अर्नव ही करता था, लेकिन उसके नाम पर कुछ भी नहीं था। सारी प्रॉपर्टी सब अभी भी आदित्य रॉय सिंघानिया जी के नाम पर था और उनकी कंपनी के एमडी सब उन्होंने रखा था। अर्नव के हटने के बाद दोबारा ना उसने मांगा था, ना ही दादाजी ने उसे दिया कभी। और सब कुछ लौटाने के बदले वो एक जिद पकड़कर बैठे थे कि शादी कर लो, लेकिन अर्नव इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। काफी कहने के बावजूद भी जब अर्नव शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो दादाजी ने भी अब कहना छोड़ दिया। इधर मिस्टर खन्ना को विदेश गए 1 महीना होने को आए थे। इधर अदिति भी अपने लिए काम ढूंढ रही थी। कई अस्पताल में उसे जॉब तो मिली, लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं था। ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होने की वजह से अच्छे हॉस्पिटल में काम नहीं मिल रहा था। अगर मिल भी रहा था तो सैलरी इतनी कम थी कि उसका खुद का जीवन गुजारना भी मुश्किल था। दिन यूं ही बीत रहे थे। वो रोज सुबह से निकलती और शाम को यूं ही खाली हाथ मायूस होकर लौट जाती। एक दिन वो काम की तलाश में निकली थी, लेकिन उसे आज भी काम नहीं मिला। वो बेहद मायूस होकर रोड पर पैदल चलती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। नवंबर का महीना था। दिल्ली में ठंड अपनी दस्तक दे चुकी थी। आज हल्की बारिश भी हो रही थी, तो बाकी दिन से आज जल्दी शाम गहरी हो गई थी। स्टॉल लपेटे वो रोड तेज-तेज कदमों से आगे बढ़ी जा रही थी। तभी रोड के दूसरी तरफ से अर्नव अपनी कार से आ रहा था। सिग्नल पर जब वो रुका तो रोड के दूसरी तरफ अदिति को देखकर वो चौंक गया। उसने चश्मा उतारा और कार का ग्लास नीचे कर देखा तो वाकई ये अदिति थी। अरे, ये रोड पर अकेली कहाँ जा रही है? तो मिस्टर खन्ना के साथ रहती, फिर क्या बात है जो इस समय अकेले? उसने तुरंत यू टर्न लिया और अदिति के पास जाकर कार रोक दी। कार जब अचानक उसके पास रुकी तो अदिति ने शक पकाते कार की तरफ देखा। तब तक अर्नव अपने कार के कांच नीचे कर दी तो दोनों ने एक साथ चौंकते हुए कहा, आप यहाँ कैसे? वो हम
चलिए अंदर बैठिए, बात करते हैं, आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। अदिति लगभग पूरी तरह भीग चुकी थी। उसे देखकर अर्नव तुरंत कार से बाहर निकला और अपना कोट उतार कर उसके ऊपर डाल दिया। एक बार फिर कार में बैठने का इशारा किया। वो पिछली सीट पर बैठने लगी। तब अर्नव ने आगे की सीट पर बैठने का इशारा किया तो वो चुपचाप ड्राइवर की सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गई। तो दूसरी तरफ से अर्नव भी कार में बैठा। उसके बैठते ही अदिति ने कहा, आप सिटी हॉस्पिटल में काम नहीं करते? अर्नव उसकी बातों को समझ नहीं पाया। मतलब ये कि उस दिन जब मेरी आंखों की पट्टी खुली थी तभी आपको देखा था, फिर आप अचानक गायब हो गए, दिखे नहीं। आप सिटी हॉस्पिटल में काम नहीं करते अब? तो फिर कहाँ रहते हैं, किस हॉस्पिटल में? उसे लगा शायद वो एक डॉक्टर है। मिस अदिति, आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ओह सॉरी, मुझे लगा आप डॉक्टर है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे आप इस ठंड और बारिश में कहाँ जा रही थी? मैं कहीं जा नहीं रही थी, आ रही थी। कहाँ से? मैं जॉब ढूंढने के लिए निकली थी। अब जॉब की जरूरत ही क्यों? आप तो मिस्टर खन्ना के साथ रह रही हो ना, उन्होंने तो आपको अपनी बेटी मान लिया। मतलब आप ये कहना चाहते पिता अमीर है तो बच्चों को बेरोजगार होना चाहिए? अदिति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि क्या मिस्टर खन्ना ने जॉब के लिए अलाउ किया है आपको? उन्होंने तो मना किया, पर मैं जॉब करनी चाहती हूँ। एक तो ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत से एहसान है, अब मैं और ज़्यादा नहीं लेना चाहती। अपनी लाइफ अपनी बदौलत जीना चाहती हूँ, मेहनत कर आगे बढ़ना चाहती हूँ। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो क्या जॉब मिल गई? उसने नाम में सिर हिला दिया। वैसे आपने क्या डिग्री हासिल की है? मैंने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिया, बस मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने नर्स की ट्रेनिंग ली है, पर वो भी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, तो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में काम मिल नहीं रहा। जहाँ मिल रहा है वहाँ सैलरी कम है। मैं आपकी मदद करूँ तो कोई आपत्ति? उसने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर ठीक है, ये मेरा कार्ड रखिए, मैं कल मुझे कॉल कीजिए। जी, थैंक यू। तभी सड़क किनारे अर्नव ने कार साइड में लगा दिया। अदिति जरा चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपने कार क्यों रोक दी? क्यों, आपको घबराहट हो रही है, डर लग रहा है मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आइए बाहर। अर्नव कार से बाहर निकला तो अदिति भी बाहर निकली। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी। हल्की बयार चल रही थी जिससे ठंड हल्की बढ़ चुकी थी। कुल मिलाकर मौसम बड़ा सुहावना हो चुका था। अदिति अभी भी सवाल भरी नजरों से देख रही थी कि अचानक कार से क्यों उतर गए। मुझे भी क्यों उतरने को कहा? तभी अर्नव ने एक स्टॉल के पास इशारा करते हुए कहा, देखिए मौसम कितना सुहावना है, ऐसे में अगर एक एक चाट हो जाए तो मजा आ जाए। वैसे भी दिल्ली की चाट बहुत फेमस है। बोलकर वो सड़क के किनारे लगे चाट के स्टॉल की तरफ बढ़ गया तो अदिति भी साथ में चल पड़ी। सामने लगे बेंच पर अदिति को बैठने का इशारा किया, फिर 2 प्लेट चाट का ऑर्डर किया। आकर अदिति के बगल में बैठ गया। वैसे मिस्टर खन्ना कैसे हैं? जी ठीक है। आपको ये शहर कैसे लगा? अच्छा लगा यहाँ पर? अर्नव इसी बहाने पूछना चाह रहा था कि इससे पहले वो कहाँ रह रही थी, पर उसने संक्षिप्त में आंसर दिया, बहुत अच्छा। वो आगे और कुछ पूछता तब तक दोनों का ऑर्डर आ गया। दोनों ने अपना अपना प्लेट उठा लिया। अदिति ने एक बाइट खाते ही कहा, वाकई बहुत टेस्टी। अब तक सिर्फ सुनती आ रही थी कि दिल्ली की चाट बहुत फेमस है, पर आज खा भी लिया, वाकई बहुत अच्छा है। अर्नव ने उसकी तरफ देखा और कहा, दिल्ली का सिर्फ चाट ही नहीं, सब कुछ फेमस है। जैसे? अदिति ने पूछा। जैसे कि यहाँ का खाना, यहाँ की सर्दी, यहाँ की गर्मी, यहाँ का पोल्यूशन, यहाँ का। अब बस कीजिए, मैं समझ गई, बोलकर अदिति ने मुस्कुरा दिया। वैसे मैंने कहा दिल्ली का सब कुछ फेमस है और मैं भी दिल्ली का ही हूँ। अदिति उसकी बात को समझते हुए होली से हंसती तो अचानक उसे धक्का लगा और जोर जोर से खांसने लगी। तुरंत उसकी दोनों आंखें लाल हो गई। वो हाथ से इशारा कर पानी मांगने लगी। तब तक चाट वाला उसके इशारे समझता। उससे पहले ही अर्नव ने उसे पानी का गिलास उसके मुंह में लगा दिया, पर वो अब भी धीरे धीरे खांस रही थी। आंखों में पानी आ चुका था। अदिति ने कहा, थैंक यू, रियली यू आर सो अमेजिंग, बोलकर अर्नव की तरफ देखने लगी। जैसे उसने कहा था अमेजिंग, वैसा ही अमेजिंग पर्सनैलिटी थी उसकी। पूरे 6 फुट हाइट, ब्लिस्ट शरीर, गोरा रंग, काली गहरी आंखें, करीने से कटे हुए बाल और दाढ़ी। वो एक धनाढ्य परिवार से दिख रहा था। कुल मिलाकर चेहरे पर एक अलग ही ओज था। वो उसे एक पल के लिए देखती रह गई। तभी अर्नव ने टोक दिया, अब आपका मुझे स्कैन करके हो गया तो हम चले। अदिति शर्माते हुए अपने दोनों हाथों में चेहरा ऐसा छुपा लिया मानो कितनी बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। मुझे स्कैन करके हो गया आपका तो हम चले। उसे इस तरह हंसते देखकर एक सुकून सा मिला। वो भी मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। चाय वाले 2 कप चाय देने के लिए कहा। तब अदिति ने भी अपना चेहरा उठाकर दूसरी तरफ देखने लगी और मन ही मन बोलने लगी,
अरे मुझे ये क्या हो गया, क्या कर रही थी मैं, उन्हें इस तरह क्यों देख रही थी, क्या सोचेंगे अब वो। तभी अर्नव वापस वहाँ बैठते हुए, चलिए एक कप चाय पीकर चलते हैं। नहीं नहीं, घर पहुँचने में देर हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप अकेली थोड़ी ना हो, मैं हूँ आपके साथ। आपको मिस्टर खन्ना के घर तक ड्रॉप कर दूंगा। वैसे आपको लगता है कि वो परेशान होंगे तो उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। नहीं, फिलहाल वो दिल्ली में नहीं है, बाहर गए हैं अपने काम के सिलसिले में। अच्छा, तो फिर कोई परेशानी तो नहीं हो रही। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अर्नव ने अब कुछ जवाब नहीं दिया तो कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा गई। अर्नव का मन तो हो रहा था कि पूछ लूं कहाँ से ये दिल्ली क्यों आ रही थी, किसके पास, पर फिलहाल पूछना ठीक नहीं लगा तो चुप ही रहा। अब दोनों ने चाय आ गई, दोनों ने अपना अपना कप उठा लिया, दोनों ने एक कप सिप लिया तो अदिति बोल पड़ी, चाय भी अच्छी है, मेरा मतलब A1 है। अर्नव जोर से हंस दिया। मैंने तो बस मजाक के तौर पर कहा था, पर मैं मजाक नहीं कर रही, वाकई चाय बहुत अच्छी है। फिर दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। तभी हरी काका का फोन आ गया। हाँ काका, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, जल्दी आइए। बाबू बड़े साहब जी खाना नहीं खा रहे, पर क्यों, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अर्नव ने जरा चिंतित होते हुए पूछा। हाँ बाबू, तबीयत तो ठीक है, पर शायद कमजोरी ज्यादा है। उन्होंने दिन में भी ठीक से खाना नहीं खाया। मैंने कई बार कहा, उनकी पसंद का भी खाना बनाया तो ठीक से नहीं खाए। ठीक है, फोन रखिए, मैं आ रहा हूँ, बोलकर दोनों ने फोन रखा। और वो मन में बोला, दादू भी न बच्चों से भी ज्यादा बढ़कर जिद पकड़ कर बैठ गए हैं। उसे इस तरह चिंतित देखकर अदिति ने पूछा, कोई परेशानी की बात? आप जरा चिंतित लग रहे हैं। हाँ, घर में दादाजी, उनकी उम्र हो रही है तो तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। इसके आगे दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई। अपनी अपनी चाय खत्म कर फिर कार की तरफ बढ़े। तभी अदिति ने कहा, अगर आपके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपने घर जाइए, मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी। पर अर्नव नहीं माना, उसे कार में बैठने को कहा। रास्ते भर दोनों ही काफी देर तक गुमसुम रहे, पर न चाहते हुए भी एक दूसरे की तरफ बीच बीच में नजरें उठी जाती और अनायास ही एक बार दोनों की नजर टकरा गई तो अर्नव ने हौले से मुस्कुरा दिया तो अदिति सकपका कर बाहर देखने लगी। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद दोनों मिस्टर खन्ना के घर के पास थे। अर्नव ने कार का डोर खोल दिया तो अदिति बाहर निकली और थैंक यू कहकर आगे बढ़ गई। अर्नव बोलना चाह रहा था पर कुछ बोल नहीं पाया, बस अदिति को जाते हुए देखता रह गया। परंतु अदिति ने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। तब अर्नव कार में बैठा और अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते भर अदिति के बारे में सोचता रहा। कुछ देर तक सोचने के बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर वो मान गई तो फिर ये जॉब बेहतर रहेगा, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। कुछ देर में अर्नव घर पहुंचा तो दादी जी अब तक खाना नहीं खाए थे और खाने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे थे। तब अर्नव पास में बैठा हरी काका को खाना लाने के लिए कहा। हरी काका एक बार फिर से खाने की थाली ले आए, लेकिन दादाजी फिर खाना खाने से इनकार कर दिए। क्या हुआ दादू, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? इस तरह से तो आप और कमजोर हो जाएंगे, तबीयत ठीक नहीं लग रही, भूख भी नहीं है तो कैसे खाऊं? दादू, आपको भूख नहीं है कि इसका कारण मैं बखूबी समझता हूँ, पर आप ऐसे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते रहे तो मैं बाहर कैसे निकल पाऊंगा, कैसे काम कर पाऊंगा? चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुमको मुझसे छुटकारा मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी। तब अपना काम जी भर कर करना है। तब महीना भर बाहर रहो या 6 महीना घर आओ या नहीं, तुम्हारी मर्जी। दादू, आप ऐसी कैसे बातें कर रहे हैं? तो मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगा अब से। क्या गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ। तुम्हें भी मुझे छुटकारा चाहिए तो मिल जाएगा, मैं भी ऐसी लाइफ जीकर भी क्या करूँगा? तो चलो मेरे जाने की तैयारी शुरू कर दो। दादू खबरदार, दोबारा ऐसी बातें मुझसे मत निकालिएगा। तो फिर मान लो ना मेरी बात, ले आओ घर में किसी को जो मेरी देखभाल करेगी। फिर तो आराम से देखो संभालो सब कुछ, बहुत जल्द आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। वाकई वाकई दादू, अब चलिए अच्छे दादू की तरह मुंह खोलिए और फटाफट खाना खत्म कीजिए। कुछ देर में दादू खाना खा चुके थे। तब अर्नव ने अपने हाथ से दवाई खिलाकर उन्हें सुला दिया और फिर अपने कमरे में आ गया। कुछ देर लैपटॉप लेकर काम किया, फिर सोने चला गया। पर आज नींद नहीं आ रही थी। बार बार आंखों के सामने अदिति का हंसता हुआ चेहरा आ रहा था। काफी कोशिश की पर नींद तो नहीं आई, ना ही उसके ख्याल से बाहर निकल पाया। तब वो बेड से उतरकर विंडो पर आकर खड़ा हो गया और बाहर के नज़ारे देखने लगा। आधी रात बीतने को हो गई तो ठंडक भी थोड़ी बढ़ चुकी थी। अब आसमान साफ हो चुका था, चांद के साथ तारे भी टिमटिमा रहे थे। वहीं नीचे बगीचे में लगे रात की रानी के फूल की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी, पूरे वातावरण को महका रही थी। पर इतना सुंदर नज़ारा होने के बाद भी अर्नव का मन उचट हो गया। एक बेचैनी सी छा गई थी। वो कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, जब वहां भी मन उकता गया तो वापस बेड पर आ गया। ओ, ये क्या हो रहा है मुझे?
अब की बार भी जब नींद नहीं आई तो अपना ध्यान बटाने के लिए मोबाइल निकाल लिया। तभी याद आया कि मैंने तो उसका नंबर लिया ही नहीं। अब वो कॉल करती है, कल फिर बात होगी। तभी एक बार फिर अदिति की कही बातें, उसका हँसता हुआ चेहरा याद आ गया। सच में काफ़ी दिनों के बाद आज मैं इतना खुश था और खुलकर हँसा भी। कुछ तो बात है उस लड़की में, वरना कुछ देर की मुलाकात और बाद में इतना असर नहीं करती मेरे ऊपर। इधर अदिति का भी कुछ वही हाल था। अपने कमरे में सोने की कोशिश तो कर रही थी, पर नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। वो भी बिस्तर पर खूब करवटें बदल रही थी, उठकर बैठ रही थी तो कभी चल रही थी, पानी पी रही थी। पर निंदिया रानी तो ऐसे गायब हुई कि मानो वापस आना ही नहीं हो। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी निंदिया रानी का आने का नाम नहीं ले रही थी। जब वो ज़बरदस्ती आँख बंद करती तो तुरंत आँखों के सामने अर्णव का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता। उसकी कही बातें बार-बार कान में रिपीट होने लगती। दिल्ली का सब कुछ फ़ेमस है, सब कुछ, और मैं भी दिल्ली का ही हूँ। याद आते ही एक बार फिर चेहरे पर बड़ी-सी मुस्कान आ गई। तभी खुद का चेहरा सामने आईने में देखा और अपना हँसता हुआ चेहरा देखकर सोचने लगी, आज कितने महीनों बाद मैं इतनी हँसी हूँ, इतना खुलकर मुस्कुराई हूँ, खुश हूँ सिर्फ़ उसकी वजह से। वाक़ई बहुत अच्छे इंसान है। तभी याद आया कि उन्होंने जॉब के लिए कहा था। वो बिस्तर से उतरकर अपने हैंडबैग से वो कार्ड निकाला और उसका नाम और नंबर देखने लगी, अर्णव सिंघानिया, आदित्य एंड सन्स ग्रुप। फिर अगले दिन बात करने का सोच वो वापस बेड पर चली गई और दिमाग में एक बार फिर वही बातें, सब सोचते हुए पता नहीं रात के किस पहर में उसे नींद आ गई। अगली सुबह वो झटपट अपना सारा काम समय से निपटाया और मिस्टर अर्नब को कॉल लगा दिया। उसके फ़ोन पर बेसब्री से इंतज़ार कर रहा। वो मुश्किल से 1-2 रिंग में ही फ़ोन उठा लिया। सर, मैं अदिति बोल रही हूँ, कल आपने मुझे जॉब के लिए कहा था। हाँ, हाँ, आप एक काम कीजिए, कैब लीजिए और आदित्य एंड सन्स ग्रुप के ऑफ़िस में आ जाइए। पर सर, मेरे पास कोई सर्टिफ़िकेट नहीं है। कोई बात नहीं, आप आ जाइए। आदिति फटाफट तैयार हो गई। उसने ग्रे कलर का कुर्ता, व्हाइट कलर का ट्राउजर पहना, अपने लंबे बाल को बीच मांग पर क्लचर लगा लिया, मैचिंग ईयरिंग पहन लिया और मेकअप के नाम पर बस हल्का काजल, एक छोटी सी बिंदी और लिप बाल्म लगा लिया। एक बार फिर खुद को आईने में देखा और मन ही मन भगवान को प्रणाम कर अपना बैग लेकर निकल गई। वो बाहर रोड पर निकलकर कैब बुक करने लगी, तभी सामने से आ रही मिस्टर सिंघानिया की कार देखकर वो जरा चौंक गई। पर ये यहाँ पर कैसे, वो कुछ समझ पाती तब तक अर्णव उसमें से बाहर निकला। सर, आप यहाँ? मैं आ ही रही थी। हाँ, पर मुझे लगा आप कैब बुक करेंगी, परेशान होगी, इसीलिए मैं ही आपको लेने आ गया। चलिए बैठिए। सर, आप ऑफिस जा रहे हैं? मेरा मतलब वहीं काम करते नहीं, मेरा मतलब वे ऑफिस मेरा ही है। ओ, वैसे मैं आपको ऑफिस नहीं लेकर जा रहा हूँ। तो फिर? वो जरा चौंक गई। मैं आपको जॉब ऑफ़र कर रहा हूँ, उसके लिए ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं। मतलब मैं समझी नहीं। ठीक है, बताता हूँ। मेरे घर में 80 साल के दादू हैं जो कि अब लगभग व्हीलचेयर और बेड पर ही रहते हैं। पूरे सिंघानिया प्लेस में परिवार के मेंबर के तौर पर सिर्फ मैं और मेरे दादू हैं। मैं कब से उनके लिए एक केयर टेकर की तलाश कर रहा था, तो उनका ध्यान रखिए, पर दादू तैयार नहीं हो रहे थे। तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। जैसा मैं ढूँढ रहा था वैसी मिल भी नहीं रही थी। पर आपको देखकर लग रहा है मेरी तलाश पूरी हो गई। अब मुझे रख लेना चाहिए। आपको नर्स की ट्रेनिंग लिए तो दादू को अच्छे से ख्याल रख सकती है। तो अगर आपको ये जॉब मैं ऑफ़र करूँ तो देखिए आपको जमे तो। अदिति कुछ बोली तो चुपचाप बैठ गई। देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको समय चाहिए सोचने के लिए तो आप ले सकती हैं। अगर आप ना भी कहेंगी तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, पर अगर आप हाँ कहती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ, आप चाहें तो हम आपके लिए अपने घर के बगल में ही एक फ्लैट अलॉट करवा देंगे, या नहीं तो मिस्टर खन्ना के घर भी रहना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपको एक ड्राइवर मिलेगा रोज़ आपको समय से ले जाने के लिए। जी सर, मैं इस बारे में सोचूंगी, पर मैंने तो नर्स की ट्रेनिंग पूरी नहीं की है। कोई नहीं, इतना तो है, आप जानती है कि एक व्यक्ति की केयर कैसे की जाए। बस ठीक है सर, मैं सोचकर बताऊंगी। ठीक है, सोचकर बताइएगा। लेकिन फिलहाल मेरा घर आ गया है तो चलिए एक बार दादाजी से मिल लीजिए। क्या अभी? वो जरा सकपका गई। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो फिर कोई बात नहीं सर। जी सर, चलिए मैं मिल लेती हूँ दादाजी से। मन ही मन सोचने लगी, एक बार मिल लेती हूँ, मुझसे ये काम हो सकता है कि नहीं। तभी अर्णव अपनी कार लेकर सिंघानिया प्लेस के गेट के अंदर आ गया। अर्णव पहले उतरकर कार की ओर डोर खोल दिया तो अदिति बाहर निकली। उसका भव्य महल देखकर वो एक बार फिर चौंक गई। जैसे वो कहानी में पढ़ती आ रही थी, बिल्कुल वैसा ही राजा महाराजाओं के महल जैसा उसका घर था। वहीं दोनों को देखकर सिंघानिया प्लेस में काम करने वाले सभी कर्मचारी और नौकर, सबकी नजरें दोनों की तरफ उठ गई। दिया मैडम के जाने के बाद पहली बार अर्णव किसी लड़की के साथ दिखा। दोनों के साथ बेहद खूबसूरत नजर आ रहे थे। सबकी नजरें अभी भी उन दोनों पर ही टिकी थी। अर्णव को जब यह महसूस हुआ तो आंखें दिखा दी तो सबके सब अपने काम में लग गए। नवंबर का महीना था, दिवाली नजदीक थी तो घर में रंगाई पुताई का काम चल रहा था।
मेन गेट के बाहर की दीवार पर की गई नक्काशी को पेंटर सीढ़ी पर चढ़कर पेंट कर रहा था। तब कार की आवाज़ सुनी तो वो भी दोनों को सीढ़ी पर ही देखने लगा। तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा, लाल रंग के पेंट पर पैकेट उसके हाथ से छूट गया, सारा रंग नीचे फर्श पर फैल गया। अदिति झटके से पीछे हटने लगी, तभी संयोग पर उसका पैर फिसल गया। यूं तो अर्णव ने उसे थाम लिया, लेकिन उसकी चप्पल टूट गई। लाल रंग के पेंट से उसके दोनों पैर डूब गए। वहां पर काम कर रहे सभी नौकर कर्मचारी में अफरा तफरी सी मच गई। वो पेंट फटाफट सीढ़ियों से नीचे उतरा और सॉरी सॉरी बोलने लगा। तब तक और भी नौकर भाग कर आए। वहीं अर्णव नौकर पर बेहद नाराज होने लगा। तब अदिति ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वॉश कर लेती हूँ। तभी अर्णव को एहसास हुआ, वो शांत रहा। तभी एक नौकर बकेट से पानी लेकर आया। मैं वहाँ पैर धो लीजिए, परंतु अर्णव ने उसे डांट कर भगा दिया। तब अदिति ने कहा, मैं पैर धो लेती हूँ, परंतु उसने कहा, नहीं नहीं, आप अंदर ही रहे, चलिए अंदर वॉश कर लीजिए। लेकिन सर, मैं ऐसे जाऊंगी तो फर्श गंदा हो जाएगा। कोई बात नहीं, सब पगार किस लिए लेता, आप इसी पैर से अंदर चलिए, साफ करेगा ये सब। अर्णव की पल भर की नाराजगी देखकर अदिति चौंक गई और अदिति इसी पैर से घर के अंदर जाने लगी। पैर में लाल पेंट लगा हुआ था, वो चल रही थी और पीछे उसके पैर के निशान छप रहे थे, पर कहीं फिर न फिसल जाए, इसलिए अर्णव ने उसकी कलाई थाम ली और दोनों एक साथ सिंघानिया प्लेस में प्रवेश किया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।